अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? एक नया दिन, नया हफ्ता और ईद के बाद जो है वो वर्किंग डे है सब लोगों का। तो आई एम श्योर कि आज का दिन आपका जो है बेहद खूबसूरती से उसका आगाज़ हो चुका होगा और ईद आप सब लोगों की बेहतरीन अंदाज में गुजरी होगी। मेरी ईद तो जो है वो बड़ी ही बेहतरीन गुजरी और रमज़ान कम में भी आपका और हमारा साथ जो है बड़ा खूबसूरत रहा। एंड बैक टू द रूटीन, और अब दोबारा से वही मामूल की बातें होंगी। कुछ आपके लिहाज से आपके मसाइल पर, अवामी मसाइल पर बातचीत होगी, पॉलिटिक्स पे बात होगी, साथ ही साथ हर तरह के मौजू को ज़ेर बहस लाने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरह से पहले हमारी रूटीन चल रही थी तो अब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा मुश्किल लगता है सुबह जल्दी उठना और ये सब चीज़ें, लेकिन बैक टू द रूटीन सब लोग आज आने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। साथ ही साथ अगर रूटीन की बात करें तो मौसम के बारे में जानना और मौसम का हाल जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज जो मैं सुबह देख रही थी, ऑफिस आ रही थी, तो मौसम काफ़ी बेहतरीन हो गया है, काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि चंद रोज़ मज़ीद जो है वो आपको नॉर्मल मौसम, एक खूबसूरत मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज का दर्जा हरारत कितना रहेगा ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। वेदर के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट दूं तो आज कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पूरा दिन उम्मीद की जा सकती है कि वेदर अच्छा रहेगा, क्योंकि बादल जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वेदर अच्छा होता है तो सुबह में आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छा खाने पीने का दिल चाहता है। तो मैं देख रही थी, क्योंकि सारी बात है अब वेदर चेंज हो गया, अब उस तरह की सर्दी तो नहीं है, अब समर की तरफ हम जा रहे हैं, तो दिन की रूटीन भी सबकी चेंज हो गई है। फजर के बाद जो है वो मोस्टली लोग घरों से बाहर निकलते हैं, नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो है वो मज़ेदार से ख्वाबों के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। और जो है वो दिन की रूटीन की भी अगर बात करें तो एक तो फजर के बाद का मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, फिर उसके बाद बच्चों की जो है वो स्कूल्स की रूटीन भी स्टार्ट हो गई है, तो बच्चों के चेहरों पर जो है वो बड़ी एक मुस्कुराहट होती है अगर मौसम सारा दिन का बेहतरीन हो। तो शहर का मौसम तो आज बड़ा ही बेहतरीन है और उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम जो है वो पूरा दिन इसी तरह से चलेगा। और जैसे ही हमारे लिए ज़रूरी होता है कि आपके हर तरह के, हम चाहते हैं कि सेलिब्रेशन का हम हिस्सा बने। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा की जाए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको हाईलाइट किया जाए। तो आपकी बर्थडे हो और हम आपको विश ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? अरीज आयशा की आज बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सिटी एट 10 की, और मेरी जानिब से आपको देखने वालों को भी और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन तमाम की जानिब से जो है अरीज आयशा को जो है वो सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो लिंक भी है, चलिए देखते हैं। अरीज मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत खुशगवार हो। जितनी खूबसूरत आपके चेहरे की मुस्कुराहट है उतनी खूबसूरत आपकी ज़िंदगी भी हो जाए और आपकी खुशियाँ आपके वालिदैन को देखना नसीब हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे हालात का बेहतर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो पंजाब में किस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, स्पेशली अगर फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से जो है वो दिलचस्प जो है वो बातों पे और पॉइंटर्स पे बात करना बड़ा जो है वो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि सारी बात है कि नई नई जब हुकूमत आती है तो सबकी नज़रें उस पर होती हैं कि अब किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह के जो है वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, तो जो काम चल रहा है उसकी किस तरह की सूरत हाल है और सियासी हलकों में किस तरह की गहमा गहमी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ईद कैसी गुजरी? पहले तो मुझे ये बताएं, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। बड़े अरसे के बाद जो है वो सिटिंग हुई। थैंक यू। अच्छी गुजरी, अल्लाह करे सबकी अच्छी गुजरे, आने वाले दिनों में बेहतरी आए। ईद में ज़्यादा तो क्योंकि एक लंबा वीकेंड था तो रेस्ट ज़्यादा ही की गई। सरकारी लोगों के लिए तो और ज़्यादा बेहतर था कि वो मंडे से शुरू होने वाला संडे तक चला, और फिर जो मंडे के हवाले से मीम्स भी बनती रही कि अब फिर वो दिन आने वाला है जिससे काम शुरू हो जाएगा। तो कई लोग तो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मंडे होना ही नहीं चाहिए लेकिन ये है कि एक वाकई लॉन्ग वीकेंड जो है सबको मिला और बड़ा लोग इस पर खुश भी हुए। एक छुट्टी बढ़ जाए तो सबको खुशी भी होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सियासी मैदान में किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है और किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, किस तरह की न्यू पॉलिसीज़ जो हैं अभी चल रही हैं और आने वाले दिनों में हमें मज़ीद देखने को मिलेंगी। थैंक यू ज़ीनत। देखिए अभी नून लीग के हवाले से, क्योंकि फेडरल में भी उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, तो लोगों की दिलचस्पी है, तो ये काफ़ी बेहतर रहा है। माह रमज़ान जिसमें अच्छा डिलीवर किया है नून लीग की हुकूमत ने, तो आने वाले दिनों में
प्लान ये किया जा रहा है कि यहाँ पर इकानमी के हवाले से कुछ कट्स लगाए जाए, कुछ चीज़ें बेहतर की जाएँ। देखें यहाँ पर जो कुछ अब किया गया, जितनी महंगाई हो चुकी है, जितने कारोबार बंद हो चुके हैं, तो जब तक हुकूमत की जानिब से कोई नए रिलीफ नहीं दिए जाएंगे चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अभी बिजली के हवाले से ये प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली चोरी रोकने के लिए जो है वो नेट मीटरिंग की जाती है, वो ट्रांसफार्मर्स पर की जाए पहली दफ़ा, ताकि पता चल जाए कहाँ से बिजली चोरी होती है। इसी तरह से सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरक हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाम वज़ीर आला के साथ मिलकर प्लान किया जाए या ताकि जितने भी ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इनसे निजात मिले, इनकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मुआशी हवाले से जो अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में लोगों की तादाद है वो बढ़ाई जाए, सब्सिडी बढ़ाई जाए, कार्ड के पैसे बढ़ाए जाएँ ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और जो बेरोज़गार है या जो बेघर लोग हैं वो अपना खर्चा आसानी से चला सके। बिल्कुल ठीक। जॉब्स देने के हवाले से ये प्लान किया जा रहा है कि जो रिफंड्स फंसे हुए हैं इंडस्ट्री वालों के कई सालों के, वो जल्द से जल्द क्लियर किए जाएँ, क्योंकि वो रिफंड्स होते हैं जिनसे आने वाले दिनों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है और फिर उससे कारोबारी बेहतरी लाई जाए। फिर इसी तरह से जितने भी ये मर्चेंट्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं या छोटे ताजर हैं उन तमाम को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये प्लान है कि कम से कम 2 मिलियन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। बिल्कुल ठीक। ये समझ लें कि जब से पाकिस्तान बना है अब तक 3 मिलियन लोग आ सके हैं टैक्स नेट में, तो ये 2 मिलियन और आ जाएंगे, 5 मिलियन हो जाएंगे, तो ये बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। बड़े जो इससे पहले समझा जाता है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो ज़्यादा टैक्स देता है और उनका टैक्स 50% से ज़्यादा है, बाकी 50% से कम है जो इंडस्ट्री वाले या ट्रेडर्स है। अगर ये 2 मिलियन ट्रेडर्स आ जाता है तो फिर उनका टैक्स नेट भी जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरह से बुरी खबरें ये भी हैं कि आने वाले दिनों में बिजली भी बढ़ाई जाएगी, गैस की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। जो यहाँ पर जिसको हम गर्ची कर्जे कहते हैं सर्कुलर डेट, वो 3000 अरब से ज़ायद का हो चुका है बिजली का और गैस का। बिल्कुल ठीक। तो वो 2 साल में आवाम से पूरा किया जाएगा क्योंकि ये IMF की डिमांड है। तो यहाँ पर जो एक तरह से आप देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब भी बनाए गए हैं, तो ये एक बैंकर बनाए गए और उसका मकसद ही ये था कि IMF से डील हो जाए। अगले 2 से 3 बरस में IMF की जितनी भी डिमांड्स होंगी वो पूरी की जाएंगी और उस डिमांड में सरेफिस्त ये होता है कि जो सब्सिडाइज चीज़ें की गई हैं वो ख़त्म की जाएँ। बिजली पर अगर कोई सब्सिडी दी जाती है तो वो ख़त्म की जाए। गैस के जितने भी सर्कुलर डेट हैं वो सारे के सारे पब्लिक से पूरे किए जाएँ और ये अच्छे खासे हैं। 1400-1500 अरब रुपये का जो है वो आवाम को टीका लगने वाला है कुछ ही महीनों में। तो फ्यूल पर जो सब्सिडी अगर दी जाती है तो वो ख़त्म की जाए, लेवी टैक्स उसको बढ़ाया जाए। तो समझ लें कि अगले कुछ महीने, ये स्पेशली बजट तक, ये अप्रैल तो चल रहा है अभी, मई और जून, ये बजट जब नया आएगा उसमें कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। बजट तक अभी ऐसे ही महंगाई जो है वो लोगों की कमर तोड़ती रहेगी और अभी इंटरनेशनली सूरत हाल आपके सामने है कि ईरान इसराइल की जो थर्ड वर्ल्ड वार का जो खतरा है, तो उसमें जो फ्यूल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुकी हैं। हाँ। और आज फ्यूल की कीमतें यहाँ पर भी शायद बढ़ जाएं, आज तय्युन किया जाना है। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है लोगों के लिए कि पहले ही महंगाई की मार उनको पड़ रही है और ऊपर से जब बैनुल-अक़वामी तौर पर कीमतें बढ़ती हैं तो फिर यहाँ पर भी जो है वो महंगाई शुरू हो जाती है। फ्यूल पे ही डिपेंडेंट होती है सारी चीज़ें, जितनी ट्रांसपोर्टेशन है सारी की सारी, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ती है तो वो महंगी हो जाती हैं। देखिए कोई भी चीज़ ज़िला से किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र करती है, सब्ज़ी लगा लें, उसको ब्रायलर मुर्गी लगा लें, कोई करियाने की आइटम्स लगा लें, फ्रूट्स लगा लें, तो वो मंडी से शहर तक आते हुए जितना भी उस पर ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है तो वो सारी चीज़ें, अभी देखें फ्रूट कितना ईद के दिनों में सस्ता हुआ है क्योंकि उसकी खपत इतनी कम हुई है, लोग ईद करने गए उसे अब वापस आ जाएंगे, फिर वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और उसमें बेसिक 50% तक जो उसके अखराजात हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं, फ्यूल के होते हैं, लोगों की दिहाड़ी के होते हैं और बहुत थोड़े पैसे जो है वो किसान को वापस बचते हैं जो जहाँ से फसल उठाई जाती है। तो अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सस्ती हो जाएं तो ये सारे खर्चे कम हो जाएं, आवाम के लिए ट्रांसपोर्टेशन करनी आसान हो जाए। सवाल तो ये है ना कि सस्ती हो कैसे, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि अगर तो हम देख रहे हैं कि 2 सालों में मजीद जो महंगाई है वो बढ़ेगी, तो हर तरफ जब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेजुअली हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से भी देखते आ रहे हैं कि हर कुछ टाइम के बाद जो है वो कभी 2 रुपये 3 रुपये जो है वो बिजली के यूनिट की कीमत में भी इजाफा होता है। साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की जैसे आपने बात की ये भी बढ़ जाती हैं, ना सिर्फ जो हमारी गुड्स हैं या फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे लेन देन के मामला है, उसके अलावा जो है किरायाजात में बहुत ज़्यादा इजाफा
इजाफा हो जाता है। आम आदमी के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्ड करना भी टाइम के साथ साथ मुश्किल होता जा रहा है। तो ये चीज़ें, ये रिलीफ कहाँ से सिलसिला आपको नज़र आ रहा है कि कहीं से शुरू होगा, आवाम को कहीं से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि देखें, अगर अखराजात के हवाले से बात करें या अर्निंग के लिहाज से बात करें तो वो तो ना होने के बराबर है। और जिस तरह से अभी आगे समर्स आ रहे हैं, घरों में पंखों का चलना शुरू हो गया है, जो लोग अफोर्ड करते हैं, अगर वो एसी भी चलाएंगे, या मुझे तो लगता है कि इस बार सिर्फ एसी जो है वो दीवारों की जीनत ही बने रहेंगे, वो चलेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए तो जो है वो जिंदगी और तंग होती जा रही है? ये बात आपकी दुरुस्त है। एक दोस्त का कहना है कि इस बार जो एसी चलाएगा ना, वो जंगलों की सैर करता हुआ पाया जाएगा। लोग समझेंगे जंगलों में जाके रह लें, वो गर्मी से बचत हो जाएगी। तो ये बात आपकी ठीक है, एसी चलाना आसान होगा, उसका बिल देना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्लैब्स बनाई गई थी पहले, वो ख़त्म की जा रही हैं और हर एक को बराबर यूनिट लगाया जा रहा है। समझ लें कि जिसका वो 700 यूनिट चलता है, उसको बिजली का रेट 75 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। और इसको 100 रुपये करने का प्लान है। आहिस्ता आहिस्ता ना मजीद भी बढ़ाया जाएगा। हर महीने 2-3 रुपये 5 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बिजली आपने 2 महीने पहले इस्तेमाल की है, उसका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आने वाले 2 महीनों बाद लग के आ रहा है। वो यूनिट के हिसाब से होता है। तो समझ लें कि ये लोगों का कबाड़ा निकलने वाला है। फ्यूल के हवाले से आप जैसे बात की है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत जो महंगे दामों खरीद रही है, तो वो महंगे दामों देगी। तो उसका नुकसान ये होगा कि यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। पहले से वो बड़ी कम है। और ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क की पहचान ये होती है कि उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा चलें, उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चले, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो। अगर ये सारा कुछ बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका कारोबार सारा का सारा ख़त्म होने के करीब है, या वो बड़ा मुतासर होने के करीब है। क्योंकि अगर कोई चीज़ पंजाब से दूसरे शहर में नहीं जाएगी या दूसरे शहर से यहाँ नहीं आएगी, तो फिर वो कैसे वो लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी? फिर तो हर चीज़ उनकी लोकल मार्केट से उनके पास महंगी आएगी, या उस पर जो फ्यूल की कास्ट है वो डालेंगे तो वो मज़ीद महंगी हो जाएगी। सब्जियों की मिसाल है, प्याज इतना महंगा मिलने की यही वजह है कि प्याज पीछे से सस्ता आता है, लेकिन उस पर जो कास्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सारे सिनेरियो में अच्छी खबर बस ये है कि इस बार गंदम की फसल बम्पर क्रॉप हुई है, अच्छी हुई है, तो वो गंदम सस्ती मिलेगी। गंदम सस्ती मिलेगी और बहुत सारी जो है हमारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो बड़े महंगे दामों में मिलते हैं। और गंदम की जो है वाफर मिकदार में इतनी काश्त होना, क्या वो भी टाइम के साथ जो है, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बहुत होती है, लेकिन अगर इतनी काश्त हुई है तो उससे आवाम को कितना ज़्यादा जो है वो सुख का सांस मिलेगा और वो किसानों के लिए उनके हक़ में कितना ज़्यादा बेहतर होगा, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। लेकिन वक्त बाद छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से, गंदम के हवाले से। अगर देखा जाए तो काश्तकारी बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमेशा से इस तरह से होता आया है कि कोई एक फसल जो है वो वाफर मिकदार में इतनी ज़्यादा काश्त कर ली जाती है कि वो आवाम तक तो सस्ते दामों पहुँचती है, उसका हमारे किसान भाइयों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे भी बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ, वो ये भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इससे गंदम की फसल को कोई नुकसान पहुँचेगा? और साथ ही साथ अगर सब लोग एक ही तरह की फसल को जो है वो उसकी काश्त शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुनाफे के बजाय ये ना हो कि वो इतनी ज़्यादा मतलब उसकी प्रोडक्शन हो जाए कि बाद में एक तो गंदम ख़राब होने का ख़तरा हो जाता है, क्योंकि जारी बात है कि एक ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में अगर ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टोर होगी, आवाम तक पहुँचेगी तो ठीक, लेकिन उसके ख़राब होने का भी ख़तरा रहता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ सही है या ये जो ज़्यादा काश्तकार है ये किसानों के हक़ में बेहतर साबित होगी? हसीना, तो आपकी बात दुरुस्त है। ये बेमौसमी बारिशें चल रही हैं, तो अगर गंदम बिल्कुल पक चुकी होती तो फिर ये ज़्यादा डैमेज हो सकता था। लेकिन अभी क्योंकि गंदम पकी नहीं है प्रॉपर, तो ये बारिशें ख़त्म हो जाएंगी 1-2 दिनों में, तो उसके बाद जो है वो गंदम प्रॉपर पक जाएगी तो अच्छी नताइज देगी। इस बार बम्पर क्रॉप हो रही है, बेहतर पैदावार हो रही है। तो ये 2-3 साल पिछले आप देखें, गंदम बड़ी महंगे दामों बिकती रही है, आटा महंगे दामों बिकता रहा है। तो फिर वो सारे किसानों ने अपनी दीगर फसलें छोड़ के वो गंदम लगा ली। सरसों नहीं लगाई, कैनोला नहीं लगाई, कोई और फसल नहीं लगाई, गंदम लगा ली क्योंकि ये अच्छे नताइज दे रही थी। तो इस बार ज़्यादा गंदम लगी है तो अल्टीमेटली रेट कम हो जाएगा। हुकूमत ने बाहर से भी गंदम इंपोर्ट की है, वो बड़ी सस्ती पड़ी है। तो इस वजह से भी जो सिंध से गंदम पहले आ जाती है तो उसका रेट बड़ा कम हो गया है। ये तकरीबन 3,500। जब काश्त इतनी बेहतरीन अंदाज में हुई है तो फिर क्या हमें हुकूमत को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत थी गंदम?
इम्पोर्ट कुछ महीने पहले की गई है, जब गंदम नहीं थी, पिछले वर्ष की खत्म हो गई जी थी। जी। वो काफ़ी सस्ती मिली, इस वजह से उसका रेट खासा कम हो गया जब यहाँ पर आई है। फिर उसके बाद सिंध की शुरू हो गई, तो हुकूमत ने जो रेट 3,900 रुपये तय किया है, जी। वो हुकूमत अपनी खरीदारी कर लेगी। लेकिन रेट जो ओपन मार्केट में चल रहा है वो 3,600 रुपये तक चल रहा है। अच्छा। पहले ये पिछले साल 2-3 सालों में ये हुआ था कि हुकूमत ने 3,900 रुपये रेट तय किया और ओपन मार्केट में रेट 5,000 तक चला गया। तो लोग ओपन मार्केट में बेचते थे, हुकूमत ज़बरदस्ती खरीदती थी। इस बार उल्ट होने जा रहा है कि लोग ओपन मार्केट में सस्ते दाम होगी और हुकूमत जो है वो महंगे दामों खरीदेगी। तो ये हर वर्ष के अपने डायनामिक्स से डिमांड एंड सप्लाई के मामलात होते हैं। तो ये किसान इस बार जिन्होंने गंदम काश्त की है वो कम मुनाफा में रहेंगे, उनका काफ़ी हद तक मुनाफा डैमेज हुआ है। उन्होंने इस लालच में या इस वजह से कर ली कि पिछले 2-3 वर्षों में गंदम कम हुई है, ज़्यादा डिमांड रही है, ज़्यादा पैसे मिले हैं, 5,000 रुपये मन तक मिले हैं। तो इस बार 3,900 रुपये मन भी गवर्नमेंट देगी। जो प्राइवेट हो गए, ये फ्लोर मिल्स वाले या जो आड़ती है या दीगर जितने भी गंदम के व्यापारी हैं, वो सारे के सारे 3,500 या 600 तक खरीदारी कर रहे हैं। और जब पंजाब की गंदम आएगी तो शायद ये 150 रुपये और कम हो जाए। अच्छा। क्योंकि पंजाब से ज़्यादा गंदम आती है, ज़्यादा होती है। फैसलाबाद में, दीगर ज़िला में बहुत ज़्यादा गंदम जो है वो काश्त की जाती है। तो ये होना तो ये चाहिए कि इसको बरामद भी किया जाए, लेकिन बैनुल-अक़वामी मार्केट में रेट कम होने की वजह से शायद बरामदात भी ना हो पाई, क्योंकि फिर यहाँ पर गंदम शार्ट हो जाएगी। तो ये इसके लिए हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि किसान मुतनफ़र ना हो जाए और ये ना हो कि फिर अगले साल कम गंदम लगे और फिर वही साइकिल शुरू हो जाए। ये कभी भी नहीं होता कि यहाँ पर जितनी चीज़ चाहिए होती है उतनी काश्त की जाए। क्रॉप जोनिंग मुतालबा किसानों का हमेशा से है कि क्रॉप जोनिंग की जाए इलाका वाइज, कि ये चीज़ें हमारी ज़रूरत है, इतनी कपास है वो लगा दी जाए, इतनी गंदम है वो लगा दी जाए, कैनोला, तिल, वो सारी फसलें वो लगा दी जाए। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से किसान किसी भी इलाके में कोई भी फसल लगा देता है और बाद में अगर वो शार्ट हो रेट ज़्यादा मिल जाएगा, अगर वो ज़्यादा लगा दी गई है तो वो रेट कम मिल जाता है। तो यही प्रैक्टिस चल रही है। इसको बदलने के लिए ना तो हुकूमत की जानिब से कुछ संजीदा इक़दाम सामने आते हैं, ना किसान यूनियंस या तंजीमें या किसान अपने तौर पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक चीज़ की अगर कीमत में कमी आ रही है तो बाकी चीज़ों की, जैसे हम अगर सब्जियों के हवाले से बात कर लें, ऑर्गेनिक फूड तो अगर हम कहें तो वो तो ना होने के बराबर है, क्योंकि डिफरेंट तरह के जो है वो उसमें बीजों का इस्तेमाल भी किया जाता है, स्प्रे भी किए जाते हैं। तो अगर ग्रेजुअली ये जैसे हम कह रहे हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग हम अपने किसानों को दें कि अगर एक वक्त पर एक किसान या जस्ट सपोज के एक बंदा जो है वो गंदम की काश्तकार कर रहा है और दूसरे जो है वो सब्जियों की तरफ चले जाएं, तो ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ों की या बहुत महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सीनत, यही होगा ना कि मतलब पता हो हुकूमत को कि इतनी हमें सब्जी चाहिए, इतनी गंदम चाहिए, इतना कमाद चाहिए चीनी के लिए, इतना ये कुछ चाहिए। अब चीनी हमारे पास कई मेट्रिक टन तक जो है वो स्टोर की हुई है, वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांग रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बन चुकी है चीनी कि अब यहाँ पर मुल्क की ज़रूरियात की वो 10 साल के लिए काफ़ी होगी। तो वो अगर बेचते नहीं हैं तो वो स्टोरों में पड़ी रहेगी। तो ये बड़ा मसला है हमारा कि हम चीज़ ज़्यादा काश्त कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कम होती हैं तो वो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, बजाय इसके कि सारी जितनी ज़मीनें हैं उनको हम इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि सारी चीज़ें हम यहाँ पे काश्त कर लें और बहुत कम चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ें। ये जब तक क्रॉप जोनिंग की जानिब नहीं जाएंगे, जब तक हुकूमत अपना डाटा इकट्ठा नहीं करेगी, कंपाइल नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली। अब होता ही है कि हुकूमतें, आपको पता ही है कि कैसे खुद से वो कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब तक मुद्दत चलेंगी। 2022 में PTI हुकूमत ख़त्म हुई, केयर टेकर सेटअप आ गया, वो ख़त्म हुआ, मरियम नवाज़ की चल रही है। तो अब ये निस्बतन बड़ी मुस्तहकम हुकूमत है, ये मरियम नवाज़ को सोचना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन PMLN पे एक इल्ज़ाम किसान ये भी लगाते हैं कि इन्होंने कभी भी किसानों का नहीं सोचा। ये अपनी, जैसे देखें पिछली केयर टेकर सेटअप में मोहसिन नकवी ने कपास बहुत ज़्यादा लगवा दी थी और कई अरब डॉलर की कपास हुई थी, गंदम का मसला हल हुआ था, दीगर फसलों पे बड़ा फोकस किया था। नून लीग ऐसा नहीं करती। इसका फोकस होता है ट्रेडर्स पे, इसका फोकस होता है रोड्स की कंस्ट्रक्शन पे, डेवलपमेंट पे,
प्रॉपर्टी के हवाले से या दीगर कामों के हवाले से, तो ये फार्मर्स को हालांकि एग्रीकल्चर अब्दुल रहमान हमारी बैकबोन है। हमारे कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है या कोई भी दीगर हुकूमत, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अगर वो भी गवर्नमेंट में आते हैं या संभालते हैं, तो एग्रीकल्चर के शोबे को तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस तमाम सिनेरियो में जो हमारा महकमा ज़राअत है उसकी क्या कारकर्दगी है, वो इन चीज़ों को किस तरह से टैकल करेगा, क्योंकि किसानों के मसाइल को और किसानों को एजुकेट करना बेहद ज़रूरी, अगर हम चाहते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया को जो है उनकी कीमतों को कंट्रोल में लेकर आएँ। जी, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में बड़ी बेहतर जमात है किसानों के हवाले से, मेनली फोकस नहीं करती। देखिए, महकमा ज़राअत के पास मुलाजिम सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे निकम्मा महकमा भी गिना जाता है कि इनकी जानिब से तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। ये समझ लें कि सिर्फ फार्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, दादोशुमार, तस्वीरें खींच ली, कोई एक गांव में एक वर्कशॉप बना के उसकी तस्वीरें खींच के बता दिया कि हमने अपनी जो है वो जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सर्टिफाइड बीज फराहम करना, खाद सस्ते दामों फराहम करना, किसानों को वर्कशॉप्स के ज़रिए नई फसलों के हवाले से, नए बीजों के हवाले से आगाह करना, ये सारी इनकी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से जैसे बाकी महकमों पे सवाल आया है, इस पर कुछ ज़्यादा आया कि ये हर गांव में मौजूद है, हर तहसील में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई आउटपुट हमें नज़र नहीं आता, इसकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। किसान इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है। किसानों की जानब से यही मुतालबात है कि उन तक ना तो नया बीज पहुँचता है, ना उन तक कोई रिसर्च पहुँचती है, ना ही उन्हें बताया जाता कि क्या करना चाहिए, किस तरह से सर्टिफाइड बीज लगाना चाहिए। तो ये महकमा अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, जितने इसके मुलाजमीन है पंजाब भर में बहुत ज़्यादा तादाद में यूसी लेवल तक, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है, तरजीह बनाने की ज़रूरत है। होता यूँ है कि जो तगड़े महकमे पहले वज़ीरों को अलाट कर दिए जाते हैं, जो वज़ीर सबसे निकम्मा होता है या उसको महकमा ज़राअत दे दिया जाता है। सेम सेक्रेटरीज़ की बात है कि जो सबसे कम जिसकी सिफारिश होती है, जिसको खुदे लैंड लगाना हो, उसको सेक्रेटरी ज़राअत बना दिया जाता है। तो जब तक ये तवज्जो नहीं आएगी, इस्तेहकाम नहीं होगा, तो वो सेक्रेटरी ज़राअत लगने के बाद हमेशा यही कोशिश करता है कि उसका महकमा तब्दील हो जाए, और वो इसमें कोई दिल लगाकर काम नहीं करता, बाकी अपने महकमे को तब्दील करने की बात करता है। एडिशनल चार्ज दिए होते हैं, अभी भी यू रिसर्च में एडिशनल चार्ज चल रहा है, तो ये फुल फ्लैज चार्ज होने चाहिए। 3 साल का टाइम या 2 साल का जितना भी है, उनसे रिज़ल्ट लेना चाहिए, रिज़ल्ट की बुनियाद पर उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। देखिए, सरकारी महकमों में जब नताइज की बुनियाद पर प्रमोशन होगी, नताइज की बुनियाद पर रिटायरमेंट या कबल वक्त रिटायरमेंट का तस्वुर होगा, जैसे प्राइवेट महकमों में है, फिर बेहतरी आ जाएगी। प्राइवेट महकमों की तर्ज पे अगर इनको चलाया जाए तो इन पर बेहतरी लाना मुमकिन हो सकता है। लेकिन अब कोई भी मुलाजम है, चाहे वो महकमा ज़राअत का, यू रिसर्च का, या कोई भी सरकार का मुलाजम है, जब वो भर्ती हो जाता है, फिर वो रिटायरमेंट तक उसको क्लर्क बता देती है कि आपने फलां 60 साल का होना है तो तब रिटायर होना है। आंधी आए, तूफान आए, आप इधर ही हैं, आप इधर ही हैं, प्रमोशन भी हो जानी है। इसमें कोई सरकार में प्रमोशन के लिए काम करना ज़रूरी नहीं। 5-10 वर्ष बाद जब रूटीन की प्रमोशन होनी है, तो जिसने ज़्यादा काम किया उसकी भी हो जानी, जिसने बिल्कुल नहीं किया उसकी भी हो जानी है। तो ये जब तक ये तस्वुर है, फिर रिटायरमेंट भी मिल जानी है। तो इसमें ज़्यादा काम करने वालों के लिए कोई बड़ी कोई पोस्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उनको कोई मतलब उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते, और जो नाकाम होते हैं उनके लिए कोई नुकसान नहीं होता। यही वजह है कि सरकार का बेड़ा गर्क हो गया। प्राइवेट महकमों में जिस तरह से ये तस्वुर होता है कि आप फायर कर दिए जाएंगे, काम नहीं करेंगे, या आपकी इंक्रीमेंट्स रोक ली जाएंगी, या आप उस तरह से प्रमोट नहीं हो पाएंगी, तो हर बंदा अपने हिस्से का काम करता है। कुछ लोग अपने हिस्से से ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा प्रमोट होते हैं। अदरवाइज़ अपनी फील्ड में रहने के लिए, अपनी पोस्ट बचाने के लिए हर बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तस्वुर थोड़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है। रिटायरमेंट का, पेंशन्स का, ये चीज़ें परफॉर्मेंस से मशरूत की जाएँ तो बहुत बेहतरी लाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर हम थोड़ा सा फैसलाबाद के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमें पता है कि कारोबारी क्या सूरत हाल रही है और किस तरह से इंडस्ट्री पूरी तरह से डैमेज और डाउनफॉल का शिकार रही है। जैसे ही हुकूमत चेंज हुई, उनके सामने सबसे बड़ा टारगेट जो हम हमेशा से बात करते आए थे रमज़ान से पहले कि रमज़ान आ रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस के हवाले से निगहबान प्रोग्राम जो है उसे बड़ा आसान अंदाज से मुकम्मल करने की कोशिश की गई, और काफ़ी हद तक जो है हुकूमत उसमें कामयाब भी हुई। कुछ कंप्लेंट्स आपको पता है कि हमेशा से रहती हैं। उसके अलावा अब हम देखें कारोबार के हवाले से किस तरह की हमें नई पॉलिसीज़ दिखाई देंगी, किस तरह के जो है कारोबारी हालात होंगे, क्योंकि बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है। देखें, ग्रेजुअली या तो महंगाई बढ़ रही है, साथ
साथ में अखराजात या आपकी अर्निंग भी बढ़ रही हो ना तो भी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आपके अखराजात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो इनकम है वो कम से कम तर होती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट आप क्या समझते हैं किस तरह से बैलेंस करेगी? देखिए जी, सबसे पहले टेक्सटाइल के हवाले से बात कर लें तो फैसलाबाद के किसी भी सनत वाले को मिला जाता है ना, वो या मुशर्रफ दौर को याद करता है या पीटीई के दौर को याद करता है कि जब उनको बिजली सस्ती मिलती थी, जब उनको लेबर सस्ती मिलती थी, जब एक्सपोर्ट वो बड़ी टिका के कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे और हुकूमत को रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था और ये 30-35 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट चली गई थी। तो अब मसला ये है कि जब से ये पीडीएम पहले आई थी 16 महीनों की और अब से आई है, बिजली इतनी महंगी हो गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में अभी प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो समझ लें एक तरह का जहाद कर रहा है। इतनी महंगी चीज़ें जो है वो बना पा रहा है। जहाद कर रहा है, जहाज जो है वो फी सबीलिल्लाह भी होता है और बड़ा ही अल्लाह उसमें जो है बंदे के लिए आसानियां भी पैदा करे। इंडस्ट्री की सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर की बहुत सारी खबरें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मामलाती ज़िंदगी चल रहे होते हैं। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह से हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ अदवार से बहुत ज़्यादा मुतासिर रही है और जिस तरह से हालात होते जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पकड़ना और फिर उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाएगी या इस हवाले से क्या लाहे अमल जो है वो दिखाई देगा, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, किस तरह की आप क्या समझते हैं कि हालात को किस तरह से हुकूमत अब बेहतरी की जानिब लेकर जाएगी? जैसे हमने पहले बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा ट्रेडिंग के हवाले से, कारोबार के हवाले से जो है वो बेहतर पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की हमेशा से कोशिश करती है। तो अभी आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इस जानिब तवज्जो देगी या फिर अभी मज़ीद जो हमारे कारोबारी तबके से सफ़र करना पड़ेगा? देखिए जी, अब तो ये लग रहा है कि जैसे हुकूमत जानबूझ के मुल्की मईशत को ना स्क्वीज़ कर रही है, थोड़ा कम कर रही है ताकि लोगों को उतना ही कम रिलीफ देना पड़े और जितनी कम मईशत का हुजम होगा उतना ही उनको टैकल करना, हैंडल करना आसान होगा। ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि कोई भी सब्सिडाइज चीज़ें नहीं दी जा रही इंडस्ट्री के लिए। हर किस्म की सब्सिडी बंद है, बिजली, गैस या दीगर चीज़ें। इसी तरह से दूसरी तमाम चीज़ें, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कोई चीज़ें बेहतर होने का भी इम्कान दूर दूर तक नहीं है क्योंकि ये रेट्स कम नहीं होंगे और जब तक सब्सिडी नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तब तक प्रोडक्शन किसी चीज़ की नहीं होगी। एक्सपोर्ट्स के आर्डर्स रुक चुके हैं। जो लोकल चीज़ें हैं वो चाइना से या दूसरे मुल्कों से आ रही हैं। चाइना से यहाँ पर चीज़ पहुँचाना ज़्यादा आसान है जो फैसलाबाद में बन रही है। किसी भी शर्ट्स की बात कर लें जो गारमेंट्स के हवाले से मशहूर है, तो जितनी यहाँ पर फैसलाबाद में, डगलसपुरा में या कहीं और बन के आएगी उससे कहीं सस्ती चीन से बन के आ जाएगी। अच्छा। इसी तरह से दीगर चीज़ें जितनी भी पाकिस्तानी मार्केट में चाइना एक तरह से पूरा जो है वो टेक ओवर कर चुका है और अगर मज़ीद उन पर टैक्स नहीं लगाए गए और लोकल सनत को रिलीफ नहीं दिया गया तो शायद चीज़ें और वर्स्ट होती जाएँ। कराची, ये वो हर ज़िले में अब वहीं से चीज़ें आ रही हैं। जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बल्ब वगैरह या एनर्जी सेवर है, ये तो 100% चाइना से आ रहे हैं ना। मोबाइल्स एसेसरीज, ये सारी चीज़ें। तो अब तो वो चीज़ें जो पाकिस्तान बनाता रहा है वो सारी भी उधर से आना शुरू हो गई हैं। तो ये हमारे लिए ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके लिए बड़ी सोचने की जगह है कि हमारे कारखाने तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लोगों को रोज़गार तो कारखाने देते हैं ना, वो नहीं चलेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा। कोई 7-8 मिलियन लोग बेरोज़गार हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। फिर लोग 1 लाख एवरेज स्टूडेंट्स या लेबर महीने का बाहर जा रहा है। तो ये भी अगर तादाद जाती रही तो यहाँ पर बड़ा मसला हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि लेबर भी शार्ट हो जाएगी या स्किल्ड लेबर शार्ट हो जाएगी, जो सबसे बड़ा नुकसान होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई बाहर जाता है वो 3-4 मिलियन लगा के, तो वो हमारा पैसा ही लेके जा रहा है ना, यहाँ से डॉलर लेके जा रहा है या पाउंड्स लेके जा रहा है, बरतानिया में जाता है, तो फिर वो सारा मतलब ये सारा कुछ वो मुल्की खजाने के लिए नुकसानदेह है ना। ब्लीडिंग डॉलर की होगी। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए बजाय इसके कि जो फर्जी इक़दाम किए जा रहे हैं, कुछ संजीदगी से इक़दाम किए जाएँ तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इम्पोर्ट पे उन चीज़ों पे कट लगाया जा सकता है जो लग्जरी आइटम्स हैं या जो गैर ज़रूरी है। हमारे
पिछले वर्ष में एक साल में $1 अरब से जायद के मोबाइल बरामद किए गए, कई $1 अरब की गाड़ियां बरामद की जाती हैं। अद्वियात ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, मशीनरी ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो लग्जरी आइटम्स है, ये जैसे बच्चों के दूध है, डाइपर्स है, इस तरह की चीज़ें हैं सारी, ये यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चरिंग करवानी चाहिए ना। अगर कोई मुल्क तुर्की या चाइना या जापान से चीज़ बन के इधर आ जाती है तो फिर भी उनको सस्ती पड़ती है, तो इधर लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला शुरू होगा तो यूनिट जब लगेंगे, यूनिट को चलाने के लिए बिजली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि जो पहले से लगी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं, तो आप किस तरह से ये चीज़ सोच सकते हो कि आप नए यूनिट्स लगाओगे, या तो फिर आप जो है वो बिजली को पैदा करने के लिए कोई मतबादल रास्ते का इस्तेमाल करो, रिन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज करो। कुछ इस तरह की स्कीम्स करनी चाहिए ताकि जो है हम छोटे यूनिट से जो है काम को शुरू करके उसे बढ़ाया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुल्क की सतह पे की जाए और पाकिस्तानी ब्रांड्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। देखिए जी, ये जो बात है ना बिजली, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस नहीं है, एनर्जी महंगी है। बिजली तो मौजूद है लेकिन महंगी है। तो ये जो ब्रांड्स है लोकल, ये जो दुबई में काम करने के लिए जाते हैं, यूएई में या इंडिया में या अपनी बांग्लादेश इंडस्ट्री या तुर्की शिफ्ट कर रहे हैं 4-5 मुल्कों में, चीन में, तो ये अगर इधर ही सोलर पे कन्वर्ट हो जाए, देखिए अभी जो इंडस्ट्री किसी ने बचानी है तो उसको सोलर पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। जो सोलर पे कन्वर्ट नहीं होगा उसकी इंडस्ट्री नहीं बचेगी। तो अगर कोई सोलर पे कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अखराजात तो बड़ी हद तक कम आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अभी इंडस्ट्री का जो खर्चा है वो बिजली है, सबसे महंगी पड़ रही है। तो अगर वो सोलर पे आ जाता है, सारी चीज़ें सोलर पे इस्तेमाल करता है, तो उसके जो अखराजात है वो तो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और यूँ वो मार्केट में कम्पीट कर सकेगा, चीज़ों को मार्केट में मौजूद रह सकेगा, अपने अखराजात मीट कर सकेगा। तो ये तो इंडस्ट्री वालों को सोचना चाहिए। हुकूमत, अभी सोलर के काफ़ी रेट्स भी कम हुए हैं, तो ये इस पर अगर हुकूमत कुछ टैक्स भी कम कर देती है या इंडस्ट्री वालों के साथ मिलकर इस तरह की कोई आम लोगों को भी कोई ऑफर्स दे देती है कि जिस पे इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हों, तो ये अखराजात भी कम हो जाएंगे। अब लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको ज़िंदा रहने के लिए जितनी ग्रॉसरी चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा उनको ये जो यूटिलिटी बिल्स की अदायगी पे पैसे खर्च हो रहे थे। पहले ये होता था, हम समझते थे कि सबसे ज़्यादा ग्रॉसरी बिल बनता है, अब बिजली का और गैस का बिल सबसे ज़्यादा बन रहा है। वासा ने बड़ी महंगी कर दी है और अब तो कूड़े का टैक्स भी लगने को है कि जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनको भी एम्पावर किया जा रहा है कि ये अपनी फीस लगा दें, तो ये एक बिल और बन के आएगा। ये टेस्को के ज़रिए वसूल किया जाए, वापडा के ज़रिए या गैस के ज़रिए, या इसका कोई तरीका निकाला जाएगा जैसे बिजली का। लेकिन अब्दुर्रहमान, उसका अल्टीमेटली बोझ जो है वो आम शहरियों पर पड़ेगा। इससे टैक्स नेट को अगर बढ़ाना है तो जैसे हमारे बिजनेस कम्युनिटी में बैठे हुए बिजनेस टाइकॉन्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी उतनी इनकम शो नहीं करते हैं और टैक्स चोरी को जो है वो बड़े धड़ल्ले से करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे, आई एम श्योर कि आपको भी नाम पता होंगे, मुझे वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के लोगों को टैक्स नेट में लाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हर महकमा जो है वो टैक्स लगाता रहेगा तो उसका अल्टीमेटली जो पूरा बर्डन है वो आम शहरी पर आएगा और वो उनकी जिंदगियां मजीद जो है अजीरन हो जाएंगी। तो इसमें हुकूमती पॉलिसी कितनी ज़्यादा मावन साबित हो सकती है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मुल्क की मईशत के हवाले से अगर बात करें तो आए दिन हमें कोई ना कोई जो है वो सरप्राइज मिलता रहता है हुकूमत की जानिब से। अवाम जो है वो बद से बदतर की तरफ जाती जा रही है और हालात जो है वो पहले से ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। हमेशा से कोशिश होती है कि हम जितने भी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें ताकि जितना भी स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो सके, लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिन पर बात करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जितने आपके मसाइल हैं, जितने हमारे मसाइल हैं, उनको डिस्कस किया जा सके और उनकी डिस्कशन के साथ ही उनका हल निकाला जा सके। टैक्स के हवाले से बात करें तो हम सबका जो है वो ये फ़र्ज भी है, एज सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि हम टैक्स को पे ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके, ताकि कारोबारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ सके, रोज़गार बढ़ सके, लोगों के लिए, आम शहरियों पर जो बर्डन है वो कम किया जा सके। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, जिस तरह से टैक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आम शहरी पे तो अल्टीमेटली किसी न किसी मद में जो है वो टैक्स का बोझ पड़ता ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं जिनको एक्चुअल टैक्स नेट में होना चाहिए उनको इस टैक्स नेट में लाया जा सके।
सीधा देखिए, बहुत सारे शुबे जैसे एक्सपोर्टर्स है या इंडस्ट्री है, वो ऑलरेडी टैक्स नेट में तो हैं, सैलरीड पर्सन भी है। मसला ये है कि कुछ सेक्टर नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी का सेक्टर है, गाड़ियों का है, यहाँ पर गाड़ियों की सेल परचेज है, जैसे मोबाइल की सेल परचेज है। इस तरह से वो चीज़ें जो रोजाना की बुनियाद पर बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, ले रहे हैं लोग, उनका कोई टैक्स नेट में लाने के लिए कोई तरीकाकार नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। अगर इसका कोई तरीका निकाला जाए, या लोगों को देखें, बहुत सारे लोग करोड़पति होंगे लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। अगर लोगों को फाइलर बनाया जाए, इसके लिए कई तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फैसलाबाद में जो जनाब क्लब के मेंबर्स हैं जी, उनको फाइलर बना दे, क्योंकि जो बंदा इतनी 1 करोड़ रुपया फीस खर्च के मेंबर बन जाता है, वो तो लाजमी जो है वो अच्छा खासा साउंड पार्टी होगी, और वो अगर टैक्स नेट में नहीं है तो ये FBR की नाकामी है। इस तरह से जितने भी लग्जरी क्लब्स हैं, उनकी मेंबरशिप जितनी भी है, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। जो लोग लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्साइज से डाटा लेकर, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। जिनके पास लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। ये भी एक्साइज से और लैंड रेवेन्यू से डाटा मिल सकता है। जो लोग इस तरह से प्रॉपर्टी की लेन देन में सेल परचेज में इन्वॉल्व हैं, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। गाड़ी, ये मतलब कई शोबे हैं, अगर इस पर काम किया जाए तो कोई मसला नहीं है। मसला ये बनता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टीम, कस्टम की टीम, ये सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं, ये करप्शन करते हैं, ये नहीं आने देते। आप इनके असासी चेक करवाएं, ये बिजनेसमैनों से ज़्यादा होंगे। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट मुलाजम के असासे बिजनेसमैनों के असासों से ज़्यादा होते हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो कस्टम में है, चाहे FBR में। ये लोगों को अलग ऐलान पता होता है, और वो लोग भी एलानिया करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया में या लैंड रेवेन्यू में भी जितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे के सारे करप्ट माफिया होता है, पटवारी से लेकर ऊपर तक। तो ये इनके असासे देख लें, इनके घर देख लें, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, तो वो अरबों रुपये की होंगी, और वो रिटर्न्स नहीं फाइल करते होंगे, वो टैक्स नेट में कहीं नहीं होंगे। सूत्र मंडी है फैसलाबाद की, यार्न मार्केट, इसको एशिया की सबसे बड़ी समझा जाता है। सारा लेन देन जो है वो कैश पे होता है, वो सभी को पता है, सभी के सामने होता है। वो एक पर्ची पे वो करोड़ों रुपए के सौदे हो जाते हैं। ये कैश लेन देन तकरीबन 75% तक हमारे यहाँ है। सिर्फ 25% है जो अकाउंट्स के ज़रिए, बैंकों के ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है। तो इसको कम करने की ज़रूरत है। चाहे इसके लिए फेडरल हुकूमत कोई इंसेंटिव्स दे, जो लोग प्लास्टिक मनी या कार्ड के जरिए पेमेंट्स करें या बैंक के जरिए पेमेंट्स करें, उनको टैक्स पे। यहाँ पे एज सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि अगर आपको लगता है कि आप टैक्स नेट में आने के लिए एलिजिबल हो, तो आपको जो है वो बहैसियत शहरी इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए खुद को खुद रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। अगर हम अपना जो है वो नहीं सोचेंगे, अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहने से हमेशा नहीं होगा। ताली क्योंकि हमेशा 2 हाथों से बचती है, तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की अगर पैरेलल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन होगी, तभी चीजें बेहतर अंदाज में चलेंगी। जी, ये तो देखिए इखलाकी दबाव होता है, और बदकिस्मती ये है कि ये बड़ी बेअखलाक सी कौम है। 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर ताजर है ये वो समझते हैं कि हमारा टैक्स नेट में आएंगे तो हमारे पैसे बढ़ जाएंगे, हमारे अखराजात बढ़ जाएंगे। जो चीज़ होटल वाला समझता है कि अगर मैं टैक्स नेट में हूँगा तो मुझे 17% टैक्स लगाना पड़ेगा, और जो बंदा टैक्स नेट में नहीं है वो कम रेट पे चीज़ें बेचेगा, उसकी ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। मेरा जहाल वाला समझता है अगर मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरा जो है वो पर हेड ज़्यादा हो जाएगा, और लोग मेरी बजाय फलां मैरिज हाल में चले जाएंगे। इसी तरह से जो यार्न से वाबस्ता है, वो लोग समझते हैं, मोबाइल मार्केट वाला, कि अगर उसने टैक्स लगाया है, या गोल्ड वाला, वो सारे ये समझते हैं कि टैक्स लगाएंगे, हुकूमत के पास पैसे जाएंगे तो उनके पास बिक्री नहीं होगी। तो या तो सारे टैक्स नेट में हों या सारे बाहर हों, ये सबसे बड़ा मसला। लेकिन मुझे लगता है कि टैक्स नेट में होना जो है वो हमारे लिए ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। तो जितने भी लोग हैं, जितना भी उनको लगता है कि कारोबार बेहतर अंदाज से करना चाहते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, एज ए नेशन अभी वो टाइम है कि एज ए नेशन सोचने की ज़रूरत है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करें, ताकि जो है हम अपने मुल्क के लिए और अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है आसानियाँ पैदा कर सकें। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देख रहे हैं सिटी एट 10।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मौजूदा जो सूरत हाल है उससे अपडेट रहें, चाहे वो पॉलिटिकली सिनेरियो हो, चाहे वो हमारे खाने पीने की अशिया हो, चाहे रूटीन में कुछ भी हो, क्योंकि ख़वातीन का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो किचन होता है और किचन के अशिया के बारे में, सब्जियों के, फ्रूट्स के, चिकन के भाव से अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की जानिब। आज के क्या भाव हैं और आज के निर्खनामे क्या कह रहे हैं, इसी हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोकर। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट जो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त और अंडे फार्मी महंगे तरीन है। अगर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की बात करें तो कीमत 666 रुपये किलो पे है, जबकि अंडे फार्मी 254 रुपये दर्जन पे बरकरार है और दोनों महंगे तरीन है। बात करें सब्जियों की तो तेजी देखी जा रही है, जबकि फल ईद के बाद कमी का रुझान पकड़ते नजर आ रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 5 रुपये महंगा हुआ है, चवल से 59 रुपये, टमाटर 21 रुपये महंगा हुआ है 133 से 158 रुपये, लीमू देसी 40 रुपये महंगे हुए हैं 310 से 350, लीमू चाइना 25 रुपये महंगे हुए हैं 145 से 170 रुपये किलो, फूल गोभी 28 रुपये महंगी हुई 27 से 55 रुपये किलो, बैंगन 10 रुपये महंगे हुए हैं 65 से 75 रुपये किलो, करेला 25 रुपये महंगा हुआ है 100 से 125 रुपये किलो, सेब काला कुल्लू 290 पे है, सेब गोल्डन 200, अनार बदाना 650, अनार कंधारी 370 रुपये किलो पे बरकरार है। केला 150 रुपये दर्जन, तरबूज 75, लोगाट 170 रुपये किलो पे बरकरार है। स्ट्रॉबेरी 5 रुपये सस्ती हुई है 195 से 100 से 95 रुपये किलो, अमरूद 120 पे है, अंगूर टॉफी 510, खरबूजा 110, गर्मा 150 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर हफ्ते के आगाज के साथ ही तेजी बेशतर नजर आ रही है, जो कि आम आदमी के लिए महंगी है। रमजान मुबारक से शुरू होने वाली महंगाई का तसल्लुत ताहाल अभी बरकरार है। अशिया खुर्द नोश के अंदर इजाफा यकीन तौर पर आम आदमी के लिए जेब पर भारी साबित हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज के निर्खनामे क्या कह रहे हैं, आज के भाव क्या कह रहे हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कभी हमें जो है वो सब्जियों की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो फ्रूट्स की कीमतें कमी उसमें वाक़या होती है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि जैसे कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो कीमतें आसमान को छूने लगती हैं और फिर ग्रेजुअली जो है वो कीमतें कम होती हैं, लेकिन ये बढ़ने और घटने का सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरह के आल्टरनेट पर जो है वो शिफ्ट कर जाएँ, जो कि हमें पता हो कि अगर हम चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फ्रूट नहीं खा सकते, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों से, दालों से या डिफरेंट तरह के बीन से किस तरह से जो है अपनी बॉडी तक जो है वो प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन, फास्फोरस, इस तरह की चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सोयाबीन के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन वो कितने ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए बेहतर है, कितनी अफादियत है उसकी, कितने फ़ायद हैं और क्या पाकिस्तान में उसकी काश्तकारी जो है वो आसान है, उसकी पैदावार के हवाले से भी हम बात करेंगे, ज़राअत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमारे किसानों को किस तरह की चीज़ों को, किस तरह के मेजरमेंट्स को जो है मलहूज़े खातिर रखना चाहिए और सेहत के लिहाज से किस किस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चे बड़े हर कोई जो है वो इक्वली यकसा तौर पर इससे मुस्तफीद हो सके और इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इन तमाम बातों पर बात करने के लिए ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट्स के जो है वो राय ली जाए। तो हमारे पास आज जो है दो बड़े ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको सेहत के हवाले से और ज़राअत के हवाले से दोनों लिहाज से आपको अपडेट करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर मेहरुन्निसा है, चेयरपर्सन न्यूट्रिशनिस्ट डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और साथ ही साथ उनके तशरीफ फरमा है हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा ऑयल सीड साइंटिस्ट अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैडम आप? बिल्कुल ठीक है। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बस अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजर गई, क्योंकि रिसर्च में ज़्यादातर आपका टाइम गुजर जाता है, तो ईद के मौका पर भी जो घर पे डिफरेंट तरह की डिशेस बनाती हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स करती हैं या वो थोड़ा सा रूटीन हटकर होती है? नहीं, मेरे अक्सर एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, क्योंकि जब भी बच्चों को कोई भी मैं स्टूडेंट्स को काम करवाती हूँ तो फिर मैं उसके साथ उसकी रेसिपीज तैयार करती रहती हूँ। तो उस वजह से ज़रा थोड़ा सा होता है कि इसमें वैल्यू एडिशंस हो रही है, तो हमने ये काम किया है तो इसको थोड़ा सा हम लोगों ने, क्योंकि कंज्यूमर्स तक लेके जाना है, तो वो अक्सर ही मैं कुछ ना कुछ नए काम करती रहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। साथ साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबसे पहले हम ज़राअत से थोड़ी सी बात का आगाज़ कर लेते हैं कि क्या सोयाबीन जो है वो पाकिस्तान में उसकी काश्त उतनी आसान है जितनी हम ग्रेजुअली बात कर रहे होते हैं दीगर अजनास के बारे में?
जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया कि सोयाबीन जो है आमतौर पे ठंडे मुल्कों की फसल है। ज़्यादातर अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इधर जहाँ पे मौसम जो है 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है और बहुत अच्छी बारिशें होती हैं, वहाँ पे ये काश्त की जाती है। तो पाकिस्तान क्योंकि आपको पता है गर्म मुल्क है और यहाँ पे जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिशें भी कम होती हैं, तो इसलिए आज से सोयाबीन यहाँ पे एक बिल्कुल नई और इसका मौसम भी बिल्कुल अपोजिट था। तो सबसे पहले हमें ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत थी जो हमारे मौसम से मुताबिकत रखते हों, क्योंकि जो हम ठंडे ममालिक की यहाँ पे हम वेराइटीज़ लेके आते थे वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करती थी। इस सिलसिले में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पर काम किया, रिसर्च की और ऐसी वेराइटीज़ डेवलप कर ली हैं और वो अप्रूव हो चुकी हैं जो हाई टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है परफॉर्म करती हैं। और ना सिर्फ वो इस टेम्परेचर में परफॉर्म करती हैं बल्कि उसकी जो क्वालिटी है वो भी जो अमेरिका से या दूसरे ममालिक से हम सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके एट पार है, उसके अकॉर्डिंगली है। और इसके साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी कम है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, 100 डेज में क्रॉप मेच्योर हो जाती है। जबकि अमेरिका में ये 180 डेज मिनिमम लेती है और उसके बाद मेच्योर होती है। तो इस तरह अब हमने ऐसी वैरायटीज भी डेवलप कर ली हैं। उसके साथ साथ फिर जरूरी था कि एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पे जो पोटेंशियल एरियाज हों कि जहां पे हम सोयाबीन की सक्सेसफुल और फिजिबल तरीके से कि ताकि फार्मर को इकोनॉमिकली भी उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो। तो वो ऐसे एरियाज और वो जो हमारा क्रॉपिंग रोटेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके अंदर भी फिट हो, क्योंकि हमने गंदम भी लाजमी लगानी है, चावल भी लगाने हैं, मकई भी लगानी है। इन सब फसलों के दरमियान हम वो पॉकेट भी आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे इसे काश्त कर सके। इस सिलसिले में भी हमने पूरी जोनिंग की है, जोनिंग के और इसके साथ साथ पूरी प्रोडक्शन इसका प्लान भी डेवलप किया है ताकि फार्मर इसे काश्त करके ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ले सकें बल्कि मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें भी रोल प्ले करें। क्योंकि जो हमारी ज़राअत है वो मुल्क की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह की नॉलेज हमारे किसानों तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको पता हो, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है जैसे आपने बात की प्रॉफिट ले सके। डॉक्टर साहब अगर आपसे पूछूं तो हेल्थ के लिहाज से सोयाबीन के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं और इसे आम जिंदगी में अपने आम खानों के साथ इस्तेमाल करना, इंक्लूड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे अभी साद ने बताया है कि हमारे यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही और हम तमाम सोयाबीन जो सी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे जी। और उसमें लास्ट 2 इयर्स में आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री का पता चला होगा कि वहाँ पे बड़ा स्नब आया इस चीज़ वजह से और फिर इसके रेट्स भी बढ़े पोल्ट्री इंडस्ट्री में, ब्रॉयलर के और एग के। तो वहाँ पे सोयाबीन मेजर पोर्शन होता था पोल्ट्री डाइट में और हमारे ह्यूमन्स में तो कंजप्शंस में इतना इसको यूज़ ही नहीं करते। लेकिन 2015 में मैंने जब पहली रिसर्च करवाई और चाइना से आइसोफ्लेवोन्स मंगवाए, वहाँ से इसका एक बाय प्रोडक्ट है, फंक्शनल कंपाउंड है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोयाबीन ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की जिसमें से मेरे कई 3-4 थीसिस और 8-10 पेपर इंटरनेशनल पब्लिश हो चुके हैं। तो उसमें ये था कि सोयाबीन की नो डाउट कि ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है और जैसे साद ने बताया कि हमारी जो स्ट्रेन होती है या हमारी वैरायटी है या हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं या हमारा वेदर कंडीशंस है वो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज पे इफेक्ट करता है। तो तकरीबन जहाँ तक मैं रेंज में हम देखते हैं तो 29 से 36% तो इसमें प्रोटीन ही है। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विद दी ऑयल भी तकरीबन इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में, मेरा ख्याल है 90% 18-20 यानी कि मैं 19 दरमियान में, क्योंकि एवरेज चेंज होती है तो 19% तकरीबन इसमें ऑयल है। और हमारे यहाँ पे जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग एसेट मंगवाते थे और उसकी वो मील बनाते थे यानी कि प्रोसेसिंग के बाद, और उसमें हाई % ऑफ प्रोटीन चली जाती थी यानी कि वो फिर 48% तक भी प्रोटीन उसमें चले, ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो जाता था और ये इस तरीके से वो यहाँ पे प्रोसेसिंग करते थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है आरी वालों ने और साद ने ये बहुत काम अच्छा किया कि इन्होंने इसको आगे प्रोपगेट कर रहे हैं फार्मर्स तक ना, और ये फिर उसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी ज़रूरी हो जाए। क्योंकि आज मैं जस्ट कंपैरिजन कर रही थी कि दालों के भाव जो से अगर 300 रुपये केजी है तो सोयाबीन 200 रुपये किलो है। अच्छा, तो 200 रुपये किलो मतलब इट इज आप बजट फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें
बहुत अच्छी लगी कि इसमें प्रोटीन और जो ऑयल है उसके अलावा इसमें गुड सोर्स ऑफ जो है वो कैल्शियम भी है, इसमें अच्छा अमाउंट पाया जाता है और भी यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यूज इसमें अच्छी हैं। लेकिन हम लोग जब कंसीडर कर रहे होते हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हम जो मेजर चीजें बीच में होती हैं तो उसी हिसाब से हम कहते हैं ये गुड प्रोटीन सोर्स है, यानी कि हमने प्रोटीन सोर्स की क्लासिफिकेशन में डाल दिया। मतलब इसमें गुड प्रोटीन भी है, गुड फैट्स भी हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इसमें अफादियत पाई जाती है। अगर आप मीट कंजप्शन नहीं करना चाहते हैं या जैसे हम चाहते हैं, बिल्कुल। मैंने अभी थीसिस सबमिट हुआ है, 3 पेपर भी इसमें पब्लिश हो गए मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को मैल न्यूट्रिशन इसीलिए होता है कि इम्बैलेंस डाइट दी जाती है उन्हें। तो इम्बैलेंस डाइट में यही होता है कि बच्चों को बस कार्ब्स दे दिया, रोटी दे दिया, ये दूध पी लिया। हमारे आम यानी कि तकरीबन हमारी 80% पॉपुलेशन यही करती है। तो प्रोटीन उनमें जाती नहीं। जब तक कार्ब्स और प्रोटीन का बैलेंस नहीं डाइट में होगा तो मैल नरिश होगा बच्चा, जो से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेफिशिएंसीज आएंगी। तो उसमें फिर मैंने सेरेलैक में सोयाबीन भी यूज किया और एग भी यूज किया। और यानी कि उसमें हमें बेस्ट उसकी यानी कि जो हम लोगों ने रैट्स पे करके देखा उसमें डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी आई, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आई, FCR फूड कन्वर्शन रेशन होती है वो बहुत अच्छी थी। यानी कि इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमारी उसी वजह से कि जो डेफिशिएंसी हम लोग बच्चों में छोड़ जाते हैं सेरेलैक देने से, तो हम माओं को कह सकते हैं कि होममेड भी बना सकती हैं या फिर हमारे इंडस्ट्री वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक वन सेक्टर है कि बच्चों के लिए। फिर जब मैंने जैसे सोया फ्लेवर्स आपको कहा कि मुझे चाइना से मंगवाने पड़े, इसमें वो एक फंक्शनल कंपाउंड्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पाकिस्तान में बिकॉज बहुत ज़्यादा है, और उसका रीज़न क्या बताती हैं बहुत सारी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी और डॉक्टर्स भी कि जी चिकन इज़ द मेन रीज़न। हालांकि चिकन तो मेन सोर्स सोयाबीन ही तो ले रहे हैं बट जो, और आप ये देखें इसमें इसमें जो सोया फ्लेवर्स हैं वो एस्ट्रोजेनिक हैं, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो सी हैं उसको बैलेंस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं डेप्थ में डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, टाइम भी हमारे पास कम ही होगा, लेकिन आप ये देखें कि जो जिन एरियाज में ये सोयाबीन एज अ फूड यूज़ की जाती है वहाँ पे खवातीन को जो से है मीनोपॉजल स्टेज जो सी है वो उनकी रिड्यूस होती है और उनमें जो हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो एक बैलेंस उसमें चले जाते हैं। क्योंकि मैंने जब इसमें रिसर्च की, इसमें भी मेरे 4-5 पेपर्स जो से पब्लिश हो चुके हैं। एक पेपर मैं यूके में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ लंदन वहाँ पे पढ़कर भी आई थी। तो उसमें ये आप ये देखें कि वो बैलेंस लेके जाता है उसको हार्मोन्स को, तो उसमें नो डाउट कि ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। येस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कि हम खा ही ना जाएं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो बैलेंस डाइट अपना रखें ताकि वो अगर हम इसको एक पोर्शन बना दिया जाए। और उसमें बहुत सारी चीजें मैंने प्रोडक्ट तैयार की, टोफू घर में तैयार किया, मंगोशियां मेरी मदर बनाती थी। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं साथ से जानना चाहूंगी कि क्या इसको कास्ट करने का कोई जो है वो स्पेसिफिकली तरीका है? जैसे जमीन की हम देखते हैं कि उसके मेजरमेंट्स को चेक करते हैं कि कितनी जरखेजी होनी चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए, फिर किस तरह के सीड्स, क्या सोयाबीन का सीड ही इस्तेमाल किया जाता है या डिफरेंट तरह की खादें इस्तेमाल की जाती है? उस हवाले से भी जो है वो थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, आपका जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी सॉइल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर की बहुत डेफिशिएंसी है, पीएच बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो सोयाबीन के लिए आइडियल पीएच है वो 7 पीएच है, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर ना होने की वजह से हमारे जो सॉइल्स हैं उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है कि पानी जो है अभी बुखारात बन के फौरन उड़ जाता है, वो जमीन में रिटेन नहीं होता। साहब, मैं आपकी बात को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से काश्तकारी का पूरा तरीका होता है और क्या हमारे फार्मर्स को उतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, क्या उनको जो है वो उन तक वो जो एजुकेशन है वो पहुंचाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी उस तरह से नहीं होता जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर जो है वो थोड़ी सी नज़र डालेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ज़राअत के हवाले से जो है बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू जारी है कि सोयाबीन की किस तरह से काश्त की जा सकती है, हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है और साथ ही साथ कितने इसमें गुड्स अमाउंट में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, गुड फैट्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ इतना मिनरल का सोर्स है। तो बड़ा ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन, मटन या बीफ ही इस्तेमाल करें, आम दालों से, सब्जियों से किस तरह से हम अपने बॉडी के जितने भी गुड फैट्स, जितने प्रोटीन है, कैल्शियम है, जितनी भी हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स, उसको पूरा किया जा सकता है।
साथ ही साथ ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि काश्तकारी के हवाले से किस तरह के मेजरमेंट्स को जो है मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। साथ की तरफ फ़ौरन से जाएंगे और साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बताइएगा कि किस तरह से हमारे यहाँ इसका काश्तकारी का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात की क्लाइमेट के हवाले से कि क्लाइमेट के लिए जो है वो ठंडा एक वेदर चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जैसे आगे समर्स आएंगी और ज़्यादा शिद्दत गर्मी की बढ़ेगी, तो किस तरह से मतलब ये काश्तकारी होगी और किस तरह से हमारे किसानों को भी जो है वो अवेयर करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसी इसमें अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने पूरी जोनिंग की है पाकिस्तान की भी और स्पेशली पंजाब के इलाकों की भी, तो उसमें जो बेहतर माइल्ड एरियाज़ हैं जिसमें आपकी ज़मीनें अच्छी हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, ख़ास तौर पे आपका जहाँ पे मकई लगती है वो सारा एरिया, जिसमें उकाड़ा, साहिवाल, सेंट्रल पंजाब का सारा एरिया, इसी तरह सियालकोट और पोठोहार का एरिया, यहाँ पे आप सोयाबीन काश्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक तो आपने इसे बेड्स पे काश्त करना है, पटरियों पे काश्त करना है ताकि इसको मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सके, और उसका सीड जो है तो जो प्लांटर की मदद से लगाएं या चौकों की मदद से जो है उसके सीड को आप काश्त करें। और सोइंग के टाइम मॉइस्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी जर्मिनेशन अच्छी हो सके। ज़मीन में कितनी नमी होनी चाहिए, ज़मीन की जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना तरवतर, गीला वतर कहते हैं, वो हो, और उसके बाद आपने खेलों पे लगा के और बाद में हल्का पानी फरोज के अंदर लगाना होता है ताकि हम मॉइस्चर को बाद में उसे असिस्ट कर सकें। अदरवाइज आपको पता है कि टेम्परेचर ये अगस्त में काश्त होती है, मुख्तलिफ एरियाज़ का मुख्तलिफ सोइंग टाइम है, गिलगित से शुरू होती है, जून जुलाई से काश्त होना शुरू होता है वहाँ पे, और इसी तरह आगे जाती रहती है। और हम जनूबी पंजाब में भी हमने इसको अब कर रहे हैं कि वहाँ पे ये सितंबर में जाके जैसे ही मौसम वहाँ पे माइल्ड होगा तो फिर ये काश्त होती है। तो उसके बाद आपकी जो सेंट्रल पंजाब है और अपर पंजाब के एरियाज़ में गंदम लग सकती है, और आपका जनूबी पंजाब है वहाँ पे आप सूरजमुखी काश्त कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारी जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी प्रोडक्टिविटी किसी भी क्रॉप की ले लें वो बहुत कम है। हालांकि जो वेराइटीज़ हैं उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो मैनेजमेंट फार्मर सही तरीके से, जिसमें हमारा क्लाइमेट चेंज या वक्त पे काश्त, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, जिस तरह हमें इंसानों को बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनको भी बैलेंस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जबकि हम क्या करते हैं कि महंगी खादें होने की वजह से एक ही खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अच्छा फ़ायदा देने की बजाय बल्कि स्ट्रेस दे रही होती है पौधे को। और अच्छा, हमारे यहाँ खादें जो है वो हाइब्रिड सीड्स भी आती हैं और दूसरा जो सर्टिफाइड्स भी हैं, तो इसमें किस तरह की जो है वो खादें इस्तेमाल होनी चाहिए वो भी आप जी जी, इसमें सीड्स जो है वो अलग कैटेगरी, क्योंकि इसका सारा ओपी वैरायटीज हैं और सर्टिफाइड सीड ही होता है। तो जबकि खादें इसमें एनपी के जो मेजर फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, इसके अलावा ये नॉडुलेशन भी करती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है। लेकिन क्योंकि अभी हमारी जो सॉइल्स हैं ये फसल नहीं है और इसका जो बैक्टीरिया है वो भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, वो भी एक्लेमेटाइज है माइल्ड टेम्परेचर के। लेकिन हमने जो अपने तजर्बात में देखा है 2-3 साल जहाँ पे एक जगह सोयाबीन हम काश्त करें तो वो बैक्टीरिया भी अपने आप को एक्लेमेटाइज करता जा रहा है इसमें, और वो भी एक्टिव नॉडुलेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी हवा से नाइट्रोजन फिक्स होती है और नेक्स्ट जो फसल होती है उसमें आपको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। इस तरह ये आपकी एक रेस्टोरेटिव क्रॉप भी है, ना सिर्फ आपको नाइट्रोजन देगी बल्कि जो इसकी जो पत्ते हैं और बाकी इसका जो है वो ऑर्गेनिक मैटर भी देता है, जिससे आपकी सॉइल की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है और उसके बाद जो फसल आप लगाते हैं वो बड़ी अच्छी होती है, उसकी पैदावार अच्छी प्रोडक्शन होती है। इस तरह ना सिर्फ ये हमारी सॉइल्स को अच्छा कर रहा है बल्कि हमारी इसकी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन जो है वो हमारे एनिमल्स के लिए भी ज़रूरत है। ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिस तरह मैडम ने बताया कि इसकी बड़ी अच्छी जो चीज़ें कबाब और आप बल्कि हम तो हमारे स्टूडेंट्स ने इसकी जो पूरी डिनर और इसका जो है आप लंच, और इसी तरह जो बच्चे हम स्कूलों में भेजते हैं उन्हें हम बाजारी चीज़ें लेके भेजते हैं, उनके लिए कबाब, नगेट्स और इस तरह की नूडल्स वगैरह ये चीज़ें बना के अगर आप दें तो उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन, आप बैलेंस न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसमें आप उसे अच्छी प्रोटीन दे रहे हैं, उसमें आप उसे वाइटामिन दे रहे हैं, उसके साथ साथ ओमेगा 3 जो है, क्योंकि इसके ऑयल के अंदर ओमेगा 3 भी मौजूद होता है। इंटरक्रॉपिंग का कुछ बताओगे कि प्रोटीन सोर्स वाले क्रॉप्स और जो सीरियल सोर्स वाले क्रॉप्स इसमें भी वो सॉइल को अच्छा करते हैं? जी, इसमें भी जिस तरह आप देखें कि हमारी जो मेज है वो ज्यादा एरिया पे मकई लग रही है और वो एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है और हमारी जमीनों को बैरन करती जा रही है, उसमें हमने इसकी इंटरक्रॉपिंग को जो है वो दिया है, बल्कि इस पे एक पूरा हमारा कंबाइंड प्रोजेक्ट चल रहा है। जितने भी सोयाबीन के साइंटिस्ट हैं वो उसमें मुख्तलिफ आस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं।
ये वाहिद क्रॉप है जिसपे हम एक ज्वाइंट वेंचर, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भी है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी भी है, निब्जी भी है, उसमें हम इसकी सोइंग से लेकर इसकी इंटर क्रॉपिंग के हवाले से, इसकी प्रोडक्शन प्लान के हवाले से, इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से, इसके मुख्तलिफ जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं और इसकी प्रमोशन पे काम कर रहे हैं। अब जरूरत इस चीज़ की है, वैराइटीज़ भी आ गई और रिसर्च के साथ साथ मजीद इसमें एडवांसमेंट आती जाएगी, वैराइटीज़ भी आती जाएंगी, इसकी नई कास्ट के एवेन्यूज़ भी आते जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने मुख्तलिफ जो इसकी वैराइटीज़ लगाई गंदम काट के। अच्छा, गंदम काटने के बाद हमने इसको, क्योंकि अब हमने हाई टेम्परेचर टॉलरेंट सोयाबीन डेवलप कर ली है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसमें क्या हुआ हमारे साथ एक नई जो है ना रिसर्च सामने आई कि जो हम ऑटम में लगाते थे 100 डेज में और वो पौधा इतना छोटा होता था, हाँ। और उसकी प्रोडक्शन 25 से लोगों ने 30 मन तक जो है प्रोडक्शन ली है। लेकिन जब हम इस मौसम में आए ये 180 तक दे गया है, उसकी हाइट अच्छी खासी हुई है और उसकी जो प्रोडक्शन है 45 मन तक आई है। जो अभी हमारी वीट की जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 30-32 मन है, ठीक है। और अगर हम अगर ये वीट के बाद से काश्त कराने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तो हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं मुल्क के अंदर, जो हम अमेरिका वाली जो प्रोडक्शन है ना वो आएगी, दूसरी हमारी सॉइल्स बेहतर होंगी। लेकिन ये चीजें हैं वक्त के साथ साथ जैसे रिसर्च होगी तो इसमें एडवांसमेंट आती जाएगी। लेकिन अभी जो जरूरत है वो ये है कि इंडस्ट्री, जितनी भी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, वो सामने आए, इसको प्रमोट करे, इसे फार्मर के पास लगाए। तो फार्मर का इंटरेस्ट सोयाबीन से नहीं है, फार्मर का इंटरेस्ट गंदम से नहीं है, उसका इंटरेस्ट है पैसों से, ठीक है। वो इतनी मेहनत होती है, काश्तकारी होती है, और जैसे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है, तो अल्टीमेटली हमारे किसानों को उसका फायदा पहुंचना चाहिए, बजाय इसके कि हम डॉक्टर साहब एक ही चीज पे फोकस करें कि जैसे गंदम के हवाले से भी हम पहले बात कर रहे थे कि उसी पे है तो सारे किसान उसी को लगाते, तो वो मैनेजमेंट है, वो सिस्टम है जिसको तरीके से चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डिफरेंट तरह की हम जो है वो क्रॉप्स को उसकी प्रोडक्शन कर सके। जैसे कि बहुत सारे डिटेल में बता दिया साथ ने कि किस तरह से इसकी सॉइल होनी चाहिए, किस तरह से इसके काश्तकारी का क्या तरीका है, क्लाइमेट के हवाले से, कुकिंग मेथड के हवाले से अगर थोड़ा सा आप बताएं कि इसको किस किस तरह से यूज किया जा सकता है, बच्चों के लिए किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए इसके कितने ज्यादा फायदे हैं, बड़े और हर तरह के हर एज ग्रुप के लिए इसका किस तरह की जो है कुकिंग मेथड होना चाहिए, और क्या ये कुक करने में उतना ही ईजी है जैसे दीगर दालें हैं? जी, कुक करने में तो कोई इस इशू नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स घर में खुद भी बनाई हैं और बच्चों को भी अपने डिपार्टमेंट में उनको भी सिखाई हैं। सबसे बड़ा जो अच्छा, एक तो सेरेलैक में हमने डबल रोलर मेथड से, जो नेस्ले वगैरह ये दूसरे वाले बनाते हैं सेरेलैक, वो बनाते हैं, लेकिन हमने एक्सट्रूजन मेथड से बनाया है इसको। अच्छा। और एक्सट्रूजन मेथड से हमने इसका सेरेलैक बना के और उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, उसमें यह है कि कोई इतना ज़रूरत नहीं है कुकिंग की है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर से निकल के आता है, तो आप जस्ट मिक्स करें और बेबी को दे दें। यस, घर में जो ख़वातीन हैं अगर वो चाहती हैं कि इसे एज अ यूज़ करें तो ब्लेंडेड विद दी सीरियल्स, और सीरियल्स जो सी हमारी जिसमें चावल हैं, हमारी गंदम है, और इसके साथ ये जो प्रोटीन सोर्स है उसमें हमारी दालें आ जाती जिसमें कि सोयाबीन एक मेजर सोर्स है, तो इसको भी मिक्स करके वो बच्चों के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स खीर शीट की सूरत में बना के दे सकती हैं। तो एक बैलेंस डाइट बच्चों में जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे साथ ने कहा था कि नगेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो नगेट्स वैसे जो अभी भी नगेट्स चिकन के बनते तो उसमें भी सोयाबीन यूज होता है कुछ % तक, यानी कि जो इंडस्ट्री वाले वो यूज करते हैं। बट कंपैरेटिवली फ्रोजन आइटम्स के फ्रेश आप बनाते हो तो उसका बेनिफिट वो तो घर में खवातीन यूज कर सकती हैं ना। तो इसी तरीके से जैसे बिस्किट्स हैं, जैसे स्कूल में बच्चों के लिए, बल्कि मैंने जो बिस्किट्स बनाए थे बिल्कुल उसमें एक बैलेंस, हमने जिंक और कोलिन को हमने अंडे से पूरा किया, और जिंक हमने जो है वो जितने भी हमारे नट्स हैं उनसे पूरा किया, और उसके साथ अलॉन्ग विद दैट हमने सोयाबीन फ्लोर यूज़ किया। और वो तकरीबन हमारा 70% सोयाबीन फ्लोर था, 30% हमारा मैदा था। और वो इतने मज़े के बिस्किट बने कि मेरे बच्चों ने तमाम डिपार्टमेंट में ना खुद ही खरीद लिया, और फिर हमारी जो थी वो इनकम जो सी थी वो पूरे पैसे हो गए कि चलो बच्चे ने यूज़ किया। फिर मैंने उसे ब्रांडिंग कराने की कोशिश की, क्योंकि हमारा ये सेक्टर नहीं है, हमारा रिसर्च और टीचिंग होता है, तो हम बच्चों को एंटरप्रेन्योर की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो अभी भी मेरा एक बच्चा इस पे काम कर रहा है। तो ये एक बैलेंस मील है। बच्चियाँ जो सी हैं वो जाती हैं, सुबह को नाश्ता नहीं किया हुआ होता, और जो मेरे लिए बिग इशू है, और मैं तो अपनी तमाम बच्चों को कहते हैं कि तुम किस चीज़ की न्यूट्रिशनिस्ट बन रही है जब आप सुबह का नाश्ता ही नहीं करके आते। तो सुबह के नाश्ता जो से है वो नहीं आती हैं, तो ये बिस्किट बेस्ट हैं। इनके 250 ग्राम्स के अगर वो बिस्किट ले लेती हैं
और ये अनियन के 4 बिस्किट या 5 बिस्किट 20 ग्राम का एक बिस्किट बनता है, तो उनकी पूरी दोपहर की मील पूरी हो जाती है, जिसमें कि प्रोटीन भी पूरी है, सोया फ्लेवर्स भी पूरे हैं कि उनके हार्मोन्स भी बेहतर होंगे और उनको यानी कि रेस्ट ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मिल जाएंगे, जिसमें उसमें जिंक भी है और कोलिन भी, जो कि बहुत एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम कर रहा होता है, और साथ वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बच्चों के लिए होती है। यही काम अब हमने मेल्स में भी देखा कि जब हमने देखा RDA की तरफ से जो है वो सेम न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो सी है वो इनके लिए भी चाहिए मेल्स के लिए, तो वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि इनकी भी रिप्रोडक्टिव स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में और औरत में भी आते हैं एक हार्मोन। आजकल अगर हम देखते हैं डॉक्टर साहब, हार्मोन्स का इतना ज्यादा इशू बन गया है, हर जो तीसरी बच्ची है वो PCOS का और थायराइड का उनको मसला है, तो इस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है ताकि हम डिफरेंट तरह की जो डिसीजेज या बीमारियाँ उससे भी बच सकें। फर्दर भी सोयाबीन की अफादियत के हवाले से, काश्तकारी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आपकी सेहत हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस को अडॉप्ट किया जाए जो कि हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान करें। नाश्ता दिन भर की जो है एनर्जी का एक बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, तो कभी भी अपने नाश्ते को स्किप नहीं करें और दोपहर में भी कोशिश करें कि बाहर के जंक फूड्स को अवॉइड करें, तली चीज़ों को अवॉइड करके इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस अपने पास रखें। अपने स्नैक्स इस तरह के आप बनाएं या फिर इस तरह के सैलड्स का इस्तेमाल करें, जिससे आप जो है वो हेल्दी भी रह सकें और आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिले, क्योंकि लाइफस्टाइल को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत होती है। तो अपने टेस्ट बर्ड्स को डेवलप करने की बजाय अपने अंदर जो हेल्दी हैबिट्स है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। और सोयाबीन किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, इसी हवाले से हम डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी हैं और डॉक्टर साहब आप बता रही थी कि किस तरह से हम जो है वो डिफरेंट तरह से इसे पका सकते हैं, तो किस तरह की जो है वो रेसिपीज़ हो सकती हैं और कोई ऐसी क्विकली रेसिपी है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहें? जी क्विकली तो जैसे चना चाट ही अभी साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चना चाट हैं, कबाब हैं, आप कोफ्ते तैयार कर सकते हैं, मंगोचियाँ तैयार कर सकते हैं, टोफू तैयार कर सकते हैं। ये इसमें मिल्क भी आया हुआ है, सोया मिल्क, अच्छा। लेकिन बहुत कम यहाँ पे मार्केटेड हुआ हुआ है, लेकिन उसे इतना एक्सेस में कोई चीज़ भी मैं बार बार कहूँगी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट किसी चीज़ को एक्सेस में मत लेके जाएं, बैलेंस जितनी आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही ली जाए, तो वो भी रेडी टू वो है। फिर इसमें एक और बहुत अच्छी है, आप रैप्स तैयार कर सकते हैं इसमें। अच्छा। और इसमें पैनकेक तैयार कर सकते हैं। हाँ। अंडे के साथ आप इसको लगा मतलब आप इसमें स्वीट भी बना सकते हो, इसका नमकीन तरीके से सैलड में यूज कर सकते हो। बिल्कुल सैलड में। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे घर में गेस्ट आया, मैंने कहा मैंने टोफू के साथ सैलड बनाया, तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। तो सबसे ये पैनकेक तो इतने मजे के इसके बनते हैं। हमने एग डे पे इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरे एक स्टूडेंट ने किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने वही नट्स वगैरह डाल के वो किया था कि अगर आप रेडी टू कुक में अगर आपके पास तमाम चीज़ें मिक्स हुई नहीं है मार्केट में हो जाए, तो बच्चे जो से खुद से पैनकेक बना के सुबह के नाश्ते में बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और उसमें अगर माइल्ड से कोई शुगर हल्की सी अगर आप डाल दें, डिपेंड करता है ना कि आपने नमक वाली चीज़ खानी है मिर्च वाली खानी है। अगर नमक वाली खानी है यानी कि सॉल्टी चीज़ें लेनी है तो उसमें अपने हिसाब से टेस्ट में बीच में ऐड कर लें चीज़ें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन कि इसमें फर्मेंटेड जो एशिया में हमारे जापान और इवन कि मैं इंडोनेशिया में पढ़ रही थी कि वो नाटो के नाम से है फर्मेंटेड, वो इसकी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ब्रेड वगैरह है और उसको वो यूज़ करते हैं, बड़ा ही ज़्यादा बहुत कॉमन है वहाँ पे। लेकिन हम लोगों के जैसे ही अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाती है तो मेरा तो ख्याल नहीं कि लोग नहीं इसे यूज़ करेंगे। अगर लोगों को ये बताया जाएगा कि आप कैसे इसे कुक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, एक आउटरीच प्रोग्राम पे इस पर काम किया जाए, तो ये मेरा ख्याल है इसको ऑप्ट करेंगे। और ये ज़रूरी भी है, हमने सिर्फ गंदम पे नहीं रहना, हमने सिर्फ चावलों पे नहीं रहना, हमें प्रोटीन सोर्स साथ लेनी है। बहुत बार हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की बॉडी के लिए जो है वो वीट आदर तो बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, लेकिन किसी की बॉडी को सूट नहीं करती है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए जिसको आप यूज़ करते हुए अपने हेल्थ पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करें। और साथ ही साथ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं साथ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो भी जानूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना फसलों को कीड़ा लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बहुत बार जब हम काश्तकारी करते हैं तो हम जो है वो डिफरेंट तरह से फसलों की देखभाल करते हैं, तो क्या सोयाबीन की
जो फसल है इसमें भी कीड़ा लगने के जो है वो चांसेस होते हैं, किस तरह से इसकी हिफाजत की जाती है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ना, कीड़े भी क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशन क्रॉप है तो कीड़े भी इसके ऊपर आएंगे, उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो इस पे होती है, लेकिन इसके लिए स्प्रे, इस पे सकिंग इंसेक्ट आते हैं जिस तरह व्हाइट फ्लाई है, च्यूइंग भी आते हैं, तो लेकिन उसके लिए स्प्रे मौजूद है अगर उसका टाइमली स्प्रे किया जाए। दूसरा, हमारी जो सोयाबीन यहाँ पे काश्त हो रही है वो नॉन GMO है। अच्छा। हाँ, तो इसी हवाले से भी जो इसकी अगर खाने के एतबार से बड़ी अच्छी है, और इसकी इंटरनेशनल अगर हम मार्केट प्राइस देखें तो वो भी जो GMO के मुकाबले में नॉन GMO सोयाबीन है इसकी ज्यादा होती है। तो आप इसे थोड़ा सा डिफरेंस GMO का और नॉन GMO का बताइए ताकि लोगों को समझ आए कि आप क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। GMO सोयाबीन आपको पता है बड़ा शोर भी मचा रहा है कि इस पे बैन भी लगा और बड़ा ये भी कहा गया कि कैंसर कॉज करती है और बहुत सारी चीजें, खैर वो तो एक अलग बहस है। लेकिन GMO सोयाबीन वो होती है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करके वीडिसाइड के खिलाफ उसके अंदर टॉलरेंस पैदा की जाए, या किसी इंसेक्ट के खिलाफ, जिस तरह हम बीटी कॉटन है, इंसेक्ट के खिलाफ उसके अंदर वो जीन डाला जाए ताकि वो इंसेक्ट को जो है वो किल कर दे। तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशनल जो होती है वही है सोयाबीन इसके अंदर, और नेचुरल सोयाबीन है, कोई इसमें जीन जो है इंजर्ड नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको हम वीडिसाइड भी करते हैं, प्री इमरजेंस कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसके साथ साथ पोस्ट इमरजेंस भी हमने इसके लिए आइडेंटिफाई कर ली है। और इंसेक्ट के लिए जो इंसेक्ट आते हैं वो भी अगर हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि गंदम के बाद जो हमने लगाई थी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जो ऑटम में लगाते हैं क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम बहुत ज्यादा होता है तो इनिशियल स्टेज के ऊपर इंसेक्ट आते हैं, तो उसके लिए स्प्रे करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम डिफरेंट तरह के ऑयल सीड्स के हवाले से बात करें तो इनका कंपैरिजन अगर आप करें तो क्या डिफरेंस देखते हैं? देखें जी, सोयाबीन को तो हम एज अ प्रोटीन क्रॉप लेते हैं क्योंकि इसमें ऑयल परसेंटेज जो है वो 20% होता है और प्रोटीन ज्यादा है, 40% के राउंड अबाउट इसमें प्रोटीन होती है, गुड क्वालिटी, और सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये। और जो ऑयल है इसका एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे वो जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है उसके अंदर जाता है। मेन जो ऑयल सीड क्रॉप है उसमें कैनोला है, आपका सनफ्लावर है, सेसमी है, इसमें क्योंकि ऑयल की मिकदार 40% होती है और प्रोटीन कम होती है। और हमारी जो सोयाबीन है वो जाती भी एज अ सोर्स, प्रोटीन के सोर्स पे पोल्ट्री इंडस्ट्री में, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में, फिश इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल ज्यादा है। और इसके साथ साथ अभी ह्यूमन के अंदर आप देखें, चाइना के अंदर इसकी 100 से ज्यादा डिशेज हैं, इसकी फली से लेकर और सारी चीजें वो इसको इस्तेमाल करते हैं। डेली फूड जो उनका उसका हिस्सा होता है जो सोयाबीन, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा है। इस तरह जिस तरह मैडम ने बताया कि ह्यूमन में भी हम इसके एपिटाइजर से लेकर इसकी स्वीट तक सारा पूरा कंप्लीट डिनर और लंच और इसके अलावा ब्रेकफास्ट हम इसका बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। साथ हम आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और भी इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और सेहत के लिहाज से तो हर बंदा कॉन्शियस होता है, वैसे ही हमारी खवातीन जो है वो चाहती है कि हार्मोन्स उनके बहुत अच्छे होने चाहिए। बॉडी आपकी इंटरनली जितनी ज़्यादा हेल्दी होती है उसी का आउटकम जो है हमें हमारी पर्सनालिटी पे फिजिकली भी दिखाई देता है। लेकिन साथ ही साथ हम अपने बालों को लेकर, स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहबा से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सोयाबीन की इतनी ज़्यादा अफादियत है, आजकल लोग अपनी स्किन पर डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट, स्किन केयर्स यूज़ करते हैं, तो सोयाबीन का अगर इस्तेमाल करते हैं, वैसे जैसे कि हम देखते हैं कि सब्जियाँ अगर हम प्रॉपर खाते हैं, दालों का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी अच्छी होने लगती है, बाल बड़े अच्छे होने लगते हैं, तो इसके लिए इसलिए ले रहे होते हैं। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बताइएगा कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, नॉट जस्ट ओनली फॉर फीमेल्स बल्कि हमारे मर्द हजरात के लिए भी इसका इस्तेमाल कितना जरूरी है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जैसे हेयर्स की बात की है, तो मैं अभी ये पढ़ रही थी, अभी मेरी रिसर्च तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, अच्छा, जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी हैं, जो कि आपके हेयर्स को जो है शाइनिंग देते हैं अगर वो आप फूड में ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेते ही नहीं, बैलेंस डाइट ही नहीं लेते, हमारी बच्चियां नहीं लेती हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी बैलेंस डाइट नहीं लेते जब तक वो अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्स नहीं डालेंगे, चाहे वो दालें हों, चिकन हो, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ना प्रोटीन की वो सिर्फ 8 से 9 किलो है। दालें लगा लो, चिकन की 8 से 9 किलो है, जबकि आप वर्ल्ड वाइडली देखो, ग्लोबली जो से 40 केजी जो से एक बंदा खा जाता है। तो अब हम लोग कितने डेफिशिएंट है प्रोटीन की, हमारी जो नेशन है वो कितनी डेफिशिएंट है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाते हैं, तो वो फिर हमारी हेल्थ पे भी, हमारी स्किन पे भी, हर चीज़ पे भी इफेक्ट होगा। और इसका सबसे बड़ा ज़्यादा जो, जैसे पीकॉज की आप बात कर रहे थे, तो पीकॉज में तो सबसे ज़्यादा यही है, हेयर्स आ गए आपके, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जैसे ही इम्बैलेंस हुआ, एंड्रोजन का लेवल हाई हो गया,
या फिर FSH और LH के हार्मोन जो से है वो प्रोडक्शन जैसी इम्बैलेंस हो गई, और साथ ही आपके मुंह पे दाने एकन आना शुरू हो जाते हैं, बाल आने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बच्चियां बड़े परेशान होती हैं। तो उसमें इनको सोयाबीन तो हमने एक चीज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमें ये प्रोटीन सोर्स लेनी चाहिए और हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि बाकी दालों में वो फंक्शनल कंपाउंड नहीं है जो इसमें है। और वो फंक्शनल कंपाउंड में जस्ट अगर आप एनालिसिस करें तो हमारे जितने भी एशिया में जो लोग ये सोयाबीन को एज अ डाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, वहां पे ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का इशू नहीं है, वहां पे पीकॉज का इशू नहीं है, वहां पे हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि बच्चियों में है। और इसी तरह से मर्दों में भी हमारे इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, और उसकी वजह भी यही है कि हमारे जो मिनरल्स हैं, खासतौर पे जिंक हो गया या एंटीऑक्सीडेंट वाले मिनरल्स है, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गई, या सिलीनियम है, या विटामिन ई है, विटामिन ए है, डी है, और डी के तो हमारी 80% आबादी जो सी है ना वो डेफिशिएंट है। जब तक हम लोग ये पूरे नहीं करेंगे इन न्यूट्रिएंट्स को, तो हमारे ये इश्यूज आएंगे, हमारी स्किन के भी इशू आएंगे, रेस्ट ऑफ दी जो हमारे इश्यूज हैं वो आएंगे। अल्टीमेटली जो हम खा रहे होते हैं वही हमारी बॉडी पे दिखता है। और आजकल ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मोटापा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। का रीजन यही कि एक तो इम्बेलेंस डाइट ले रहे हैं, और एक हम लोग सिर्फ सिलेक्टिव फूड ले रहे हैं। हम ये सोचते नहीं कि अल्लाह मियां ने अगर हमें इतना ही होता ना, हमें मनोसलवा अभी तक उतार रहे होते हैं, वही हम लोग खा रहे होते हैं, तितर बटेर खा रहे होते हैं, वही जो एक खास किस्म की ये वैरायटी ऑफ फूड पे अल्लाह मियां ने इसलिए पीछे डाल दिया कि आप इसमें से ढूंढो, यानी कि और कुकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी आपने बैठे बैठे इतनी सारी डिशेस गिना दी कि आपने कुकीज बनाई, इसके साथ सैलड्स बनाए, इसके साथ पैनकेक्स आपने बनाए, रोटी बना सकते हैं, डिफरेंट तरह से इसके साथ सालन बना सकते हैं, मंगोचियां बना सकते हैं। तो डिफरेंट कॉमन फूड है ना जो लोग पसंद करते हैं सालन के साथ। और गर्मियों में तो ऐसी आइटम्स जो है साथ वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कबाब बना सकते हैं, बच्चों को डिफरेंट तरह से आप जो है वो खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे ही सब्जियों से थोड़ा दूर भागते दालों से, तो कबाब का ऑप्शन हो गया। बड़ी वो स्नैक्स है, जैसे आपने रैप्स की बात की, वो बना के दे सकते हैं। हमारे किसानों को इस मामले में ट्रेन करने की कितनी ज्यादा जरूरत है? जी, किसानों को तो देखें ना, हम एज अभी तक जो है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ज़रात में है, जबकि इस वक्त जो ज़रात जो हमारी, आप जिस तरह हम कहते हैं कि बैकबोन है, बैकबोन उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक हम इसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं ले सकते। प्रोफेशनल जिस तरह हम बिजनेस एक दुकान बनाते हैं पूरे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, या कोई और बिजनेस करते हैं, तो ज़रात को जो हमसे हमारा जो सबसे निकम्मा जो बच्चा घर में होता है उसे लगाते हैं, चल भाई तू खेतबाड़ी कर, ठीक है। उसके लिए हमें पूरी अवेयरनेस, और वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे काश्तकार देख रहे होते हैं कि मेरा साथ वाला क्या कर रहा है। अब उसके रिसोर्स, जो साथ वाला है उसके रिसोर्सेज और है, वो उसके मुताबिक अपनी चीजें प्लानिंग कर रहा होता है। जो हम होते हैं हमारे रिसोर्सेज और होते हैं, हम उसके पीछे जा रहे होते हैं, और जब वो एंड होता है तो हम जाके खड़े होते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसलिए हम अपनी जो अवेयरनेस सबसे पहले तो जो है ना फार्मर को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइम जो हम अब ग्रीन रेवोल्यूशन है वो आना है मैनेजमेंट के साथ, अच्छी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास कल्टीवार्स बहुत अच्छी हैं, वैरायटीज अच्छी हैं, हाइब्रिड सीड भी हैं, ओपीवीज भी हैं। तो एक तो सीड जो प्रोडक्शन सिस्टम है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड प्रोविजन, इसको हमें स्ट्रेंथन करना है। रिसर्च तो हमेशा ही होती है कि रिसर्च को हमें जरूरत होती है कि अपडेट करते रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो इस टाइम बुनियादी जरूरत है कि हम फार्मर को अवेयरनेस दें, और उसे जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, हमारी क्लाइमेट चेंज के मुताबिक है, हमारी जमीनों के मुताबिक है, वो फार्मर अडॉप्ट करें और उसके मुताबिक अपनी काश्तकारी करें। उसमें बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे तो ये क्या होता है कि शॉर्ट हो जाती है, खाद वैसे ही नहीं मिल रही होती, ठीक है, तो वो फार्मर को अवेलेबल हो। इसके लिए जब तक हम जो है इंडस्ट्रियल बेस्ड जोनिंग नहीं करेंगे ना, इंडस्ट्री देखें जहां पे हमने जो जोन बनाया उसकी इंडस्ट्री वहां पे हो, ताकि फार्मर की जो मार्केटिंग प्रोक्योरमेंट के इश्यूज हैं वो खत्म हो, फार्मर की जो ज़राअत है प्रॉफिट। अब फार्मर लगा लेता है, वो बेचारा डरता ही रहता है कि पता नहीं मेरी बिकेगी भी नहीं बिकेगी, किस रेट में बिकेगी। जब तक उसकी बिक नहीं जाती उसको बेचारे को परेशानी रहती है। इस साल गंदम ज्यादा लग गई तो फार्मर परेशान है कि मेरी गंदम नहीं बिकनी है, ये प्रॉब्लम है। इन चीजों को जब तक हम हल नहीं करेंगे, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, इसलिए वो फिर खर्चा ही नहीं कर रहा होता ना, यार पता नहीं मेरा रेट लगे ना लगे मैं खर्चा ज्यादा कर लूं। जब फार्मर को पता है कि मेरे रेट अच्छा होगा, वो अपनी फिर प्रोडक्शन बढ़ाने पे, जैसे अब तिलों की अच्छी मार्केट है, 20,000 रुपए का मान है, तो हर फार्मर की कोशिश होगी मैं अपने मन ज्यादा ज्यादा 40 kg बढ़ाऊं, जितने 40 kg बढ़ाएगा उतने 20,000 उसके बढ़ेंगे। इसी तरह हर क्रॉप के अंदर जब तक फार्मर इस दौड़ में, अब हमारा फार्मर किस दौड़ में
हैं कि रेट ज्यादा बढ़ाएं। हाँ। रेट ज्यादा बढ़ाने से दूसरा क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। मैं तो ये कहता हूँ कि पेट्रोल से नहीं, हमारी महंगाई हमारी ज़राअत की वजह से बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो बेसिक ट्रेनिंग है जो हमारे किसानों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।